दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने पुनः मैं डॉक्टर संजीव कुमार उपस्थित हूं अनुस्वार मंच पर। और आज के हमारे विशेष अतिथि हैं पंकज साहा जी। पंकज साहा जी निरंतर लिख रहे हैं और व्यंग पर तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ। आज हम उनकी साहित्यिक यात्रा के पड़ताल करेंगे और देखते हैं कि उसमें क्या क्या सीखने योग्य है। नमस्कार पंकज जी, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सबको, नमस्कार जितने लोग जुड़े हुए हैं, आपको भी नमस्कार मेरा। आज हम आपकी साहित्यिक यात्रा के ऊपर पड़ताल करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रारंभ करते हैं। आपकी यात्रा कब कैसे प्रारंभ हुई और कौन आपकी साहित्यिक रचना के लिए प्रेरणा स्रोत बना आपके लिए? ऐसा है कि मैं राजमहल, जो वर्तमान में झारखंड में है, पहले बिहार में था जी। और बिहार के पहले भी वो बंगाल में था। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो कुछ बंगाल के हिस्से बिहार में चले गए और बिहार के कुछ हिस्से बंगाल में चले आए। तो मेरा राजमहल भी जो है वो चला गया बिहार में। लेकिन वहाँ का माहौल जो था, वहाँ की संस्कृति जो थी वो बंगाली थी। और मेरे पिताजी घर में सबसे बड़े थे और मेरी माता बंगाली थी। मेरे पिताजी तो आए थे बिहार से, तो माता बंगाली थी, तो घर में उनका दबदबा था और जो है एक माहौल बंगला का बन गया। अच्छा। तो मेरी शिक्षा दीक्षा जो है बांग्ला माध्यम से हुई और क्लास 1 तक तो बिल्कुल बांग्ला में लेकर पढ़ा। क्लास 2 में जाकर मुझे हिंदी में कराया गया कि नौकरी में असुविधा होगी, पढ़ने लिखने में असुविधा होगी, तो मैं हिंदी में आ गया। और घर का जो वातावरण था वो हिंदी का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सब लोग या तो बांग्ला लेकर पढ़ते थे या अंग्रेजी लेकर। पिताजी ने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा, चाचा जी ने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा, तो इस तरह का माहौल था। इसमें हिंदी का प्रवेश ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ एक सौंडिक नामक पत्रिका आती थी जी। और उस पत्रिका में हिंदी की रचनाएं होती थी, तो उसको देखकर मेरे मन में जगी। उसके पहले क्या होता था कि हमारे कॉलेज स्कूल में तुलसी जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी जी। और इसमें तब मैं शायद 8वीं या 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था। तो मैंने एक हास्य कविता सुनाई थी, किसकी सुनाई थी मुझे याद नहीं। जी। कविता तो अच्छी थी, लेकिन लोगों को मेरा बोलने का अंदाज बहुत अच्छा लगा, तो बहुत वाहवाही मिली, बहुत शाबाशी दी गई। तो मेरे अंदर वहीं पर हास्य कविता लिखने का जो है बीज अंकुरित हुआ और मैं छोटी छोटी रचनाएं करने लगा। और ये रचनाएं बाद में छपने भी लगी, अच्छी अच्छी पत्रिकाओं में छपने लगी, जैसे बालक में, चंपक में, बाल भारती में। जो चुटकुला नुमा रचना, छोटी छोटी रचनाएं थी। तो मेरी पहली जो रचना थी वो सौंडिक में छपी। सौंडिक दरभंगा से डॉक्टर धर्मप्रिय लाल जी थे, तो दिलीप थे, तो उसमें मैंने एक हास्य कथा मैंने भेजी थी, तो उन्होंने लौटा दी रचना को, रचना लौटा दी और उसमें काफी संशोधन उन्होंने लाल दाग से कर दिया। अपने समझिए कि 8-10 पंक्तियों की रचना होगी और प्रत्येक पंक्ति में 2 या 3 गलतियां, शुद्धियां, वर्तनी की शुद्धियां थी। उन्होंने लौटा दी, लेकिन एक नोट भी लिखा कि मैं इसको चाहता तो सुधार कर छाप सकता था, लेकिन अच्छा होगा कि आप खुद देखें कि आपने गलतियां कहाँ की और सुधार कर कहाँ की हैं, और आप खुद ही इसको सुधार कर भेजें। और अच्छा होगा कि आप ये हिंदी का शब्दकोश ले लें। मैं आपको सच बताता हूँ, उस समय मुझे यह ज्ञात नहीं था कि हिंदी का भी कोई शब्दकोश होता है। हाँ। मैं समझता था कि अंग्रेजी से हिंदी का या हिंदी से अंग्रेजी का डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी होती है, लेकिन हिंदी की भी डिक्शनरी होती है। ये मैंने खोज करवाई और डिक्शनरी खरीदी और फिर बाद में मैं वर्तनी का संशोधन करने लगा। अशुद्धियां तो फिर भी रहती थी, लेकिन मेरी रचनाएं छपने लगी। तो वो मेरी पहली रचना थी जो 1973 में सौंडिक में छपी थी। और उसके बाद जो है लगातार मैं लिखता गया और मुझे प्रभावित किया, अगर सच कहूँ ईमानदारी पूर्वक, तो मेरे चाचा जी 2 बड़े, हमसे बहुत ज्यादा उम्र में बड़े नहीं थे, कॉलेज में पढ़ते थे और ये लोग उपन्यास पढ़ते थे। घर में उपन्यास पढ़ने की मनाही थी, पिताजी का दबदबा था और पिताजी इसको अच्छा नहीं मानते थे। वो लोग छुप छुप के पढ़ते थे, उपन्यास छुपा के रख देते थे। तो एक बार एक उपन्यास मुझे मिल गया, शायद गुलशन नंदा का कोई उपन्यास था। उसको पढ़ने के बाद एक कल्पना लोक का सृजन हुआ मेरे अंदर जी। और वहां पे जो है समझिए कि मेरी दुनिया बदल गई। मतलब कल्पना लोक में जीना वगैरह वगैरह, दुनिया बदली। लेकिन दूसरा टर्न हुआ जीवन में जब मैंने मैट्रिक की परीक्षा दी। अच्छा। तो उस समय 11th क्लास में मैट्रिक की परीक्षा होती थी और बोर्ड परीक्षा होती थी। तो उसके बाद में खाली समय में प्रेमचंद का उपन्यास गोदान मुझे मिल गया। अच्छा। और वहां से जो है समझिए कि एक
साहित्य के क्षेत्र में मेरा वास्तविक कदम अर्पण कर सकते हैं। कि हालांकि प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर ने सबसे पहले मुझे प्रभावित किया था, जो क्लास 7 में मैं पढ़ता था। उस समय हमारे पाठ्यक्रम में वो कहानी थी, तो उस समय उतना समझ नहीं पाया था। लेकिन जब गोदान मैंने पढ़ा, उसके बाद प्रेमचंद की रचनाओं को, मैं जितनी रचनाएं मुझे मिली सब मैं ढूंढ ढूंढ के मैंने पढ़ा, और काफी पढ़ा। तो समझिए कि एक तरह से वहां से मेरी साहित्यिक यात्रा का शुभारंभ होता है। इसके पहले तो छोटी छोटी रचनाओं को लेकर बाल भारती, यहाँ तक कि माधुरी में भी, माधुरी एक टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रिका थी, जी उसमें भी रचनाएं छपी, और रचनाएं छपती थी तो पारिश्रमिक भी मिलते थे। सौंडिक को छोड़कर सारी पत्रिकाएं पारिश्रमिक देती थी, 5 रुपए से लेकर 25 रुपए। और उस समय मैं कहूंगा कि 73, 74, 75 की बात है, तो ये रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करते थे। जी। तो मुझसे कुछ खुशी भी मिलती थी, यश तो मिलता ही था। तो ये यहाँ से समझिए कि आप कि मेरी रचना की शुरुआत हुई है। और धीरे धीरे मैं साहित्यिक लेखों की, जब मैं कॉलेज में आया और फिर मैं पढ़ाना शुरू किया कॉलेज में, तब तो साहित्यिक लेख वगैरह मैं लिखने लगा। तो यहाँ से आपकी जो रचना छपी थी, क्या आपके जी पास उपलब्ध है? बिल्कुल है। वो अगर वो उपलब्ध है तो 1973 जरा सुनाएंगे हमारे दर्शकों को। उसका है कि जब मैं बदला लेना चाहा, एक जो है कह सकते हैं कि एक स्वप्न कथा के जरिए मैं स्वप्न देख रहा हूँ, एक किसी से जो है मेरी दुश्मनी है, और मैं उससे बदला लेने की फिराक में हमेशा रहता हूँ, और बदला लेने का एक मौका मिला तो मैंने उसको जोर से एक मुक्का मारा। संयोग से मैं नींद में था, मेरा मुक्का जाके जो है वो दीवार से टकराया, और मेरी नींद खुल गई, दीवार, हाथ में चोट लगी, मेरा हाथ भी फूल गया बाद में। तो ये जो है एक स्वप्न कथा है, तो ये हास्य है इसमें। तो चूंकि सारी बातें याद नहीं है, हालांकि वो कतरन है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तो ये इसी आपने प्रकार की थीम बता दी, ठीक होगा। ये, जी हाँ, वही थीम है। तो बदला लेना चाहा, लेकिन उसका परिणाम यह निकला कि चोट मुझे ही लगी। तो यही उसका मूल थीम है। आपने कई विधाओं पे काम किया, जी, लेकिन सबसे पसंदीदा विधा कौन सी है आपको? इधर व्यंग्य लेखन में मेरा रुझान बढ़ा है। हालांकि मैं तो लेख मैंने अधिक लिखे हैं, चूंकि ये आवश्यकता थी, क्योंकि कॉलेज में मैं नौकरी करता था और कॉलेज में लेख की मांग अधिक होती थी, एक समझिए पीआरए के लिए भी। तो मैं ज्यादातर लेख ही कॉलेज में लिखता था। लेकिन व्यंग में जब इस कॉलेज जीवन में पढ़ता था, तब मैंने पहला व्यंग लिखा था, और शायद ये ज्योत्सना नामक पत्रिका पटने से निकलती थी। जी शायद शिवेंद्र नारायण जी उसके संपादक थे। तो वहां से मेरी 2-3 व्यंग्य रचनाएं छपी। उसके पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो देवघर में पढ़ता था कॉलेज में, वहां मेरी एक व्यंग्य रचना छपी थी 1974 में। वो शायद वो पहली रचना थी व्यंग्य में गद्य की रचना। और चिटपुट तो क्षणिकाएं तो काफी छपती थी, पहले से ही छपती थी। तो इस तरह से जो है मेरी शुरुआत हुई व्यंग्य लेखन से ही कहेंगे। बाद में मैं लिख में आया, फिर कभी कहानी भी लिखी, लघुकथाएं भी लिखी हैं, और कुछ विविध रचनाएं भी हैं, यात्रा संस्मरण, समीक्षा आदि तो मैंने लिखी है। व्यंग में आपकी जो रचनाएं हैं उनके विषय वस्तु क्या है मोटे तौर पर? मैं अधिकतर सामाजिक व्यंग्य लिखता हूँ। हालांकि कुछ कुछ व्यंग्य राजनीति के क्षेत्र से भी, राजनीतिक अनुभव तो मेरा राजनीतिक नहीं है, लेकिन जो मैं देखता हूँ उसमें कुछ कटाक्ष मैं करता हूँ। लेकिन ज्यादातर सामाजिक जो विरूपताएं हैं, असंगतियां हैं, उसको मैं ज्यादा रेखांकित करता हूँ, ज्यादा उद्घाटित करता हूँ। आपको नहीं लगता कि व्यंग में बहुत सारे क्षेत्र अभी जिनमें विसंगति है वो अधूरे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि अभी तक व्यंग क्षेत्र में जो बात कहनी चाहिए थी, तो वह बात अभी तक नहीं आ पाई है। हालांकि बहुत लोग व्यंग लिख रहे हैं, कुछ लोग तो बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, लेकिन अधिकतर मैं समझता हूँ, मैंने सुना है कि अभी पूरे देश में, विदेशों में भी लगभग 500 व्यंग रोज लिखे जा रहे हैं, और लगभग 100 व्यंग रोज छप रहे हैं विभिन्न पत्र वही पत्रिकाओं तो। में। हाँ, लेकिन सच कहूं तो कुछ ही व्यंग जो है अच्छे लग रहे हैं। लग रहा है कि हाँ, इस पे कुछ बात है। और अगर मैं कहूं कि प्रसाई जी और शरद जोशी जी और नदीप घोंगी और कृष्णचंद्र और जो बड़े बड़े लेखक थे, उनके लेखक थे, उन रविन्द्रनाथ त्यागी जी, उनके बाद अगर कोई है तो ज्ञान चतुर्वेदी जी हैं, प्रेम जन्मेजय जी हैं, और हरीश नवल जी हैं, नरेंद्र कोहली जी थे। तो ये सब लोग, इन लोग सबों को छोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ा गैप है व्यंग लिखने नहीं, में। मुझे कई लोगों ने ये बात पूछी और मैंने भी पूछी जी
कि भाई परसाई जी और शरद जोशी जी तो आज के 60 साल 70 साल पहले हुए थे। जी जी, हाँ हाँ तो हाँ। क्या आप व्यंग वाले पिछले 60 साल में कोई नया स्तंभ नहीं खड़ा कर पाए? आप लोग क्यों इग्नोर कर रहे हो कि नहीं ज्ञान चतुर्वेदी को स्तंभ माना जाना चाहिए? हमेशा परसाई की माला जपने के बजाय ज्ञान चतुर्वेदी की माला भी एक आधी जपी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैंने देखिए ज्ञान चतुर्वेदी जी के का एक उपन्यास स्वांग अभी मंगाया, आज ही आया वो। तो स्वान। स्वांग, हाँ, उनकी एक उपन्यास है उनका, तो मैंने देखा, तो मेरे पास थे, मैंने उनको पढ़ा नहीं था, तो वो किताब मैंने मंगवाई, आज ही पहुंची है वो डाक से। तो पढ़ना चाहिए, लेकिन सच ये है कि लोग पढ़ते नहीं है और बिना पढ़े लिखते हैं। अ, आज अ, आज अगर आप देखो तो आपके पास अ, 5 बड़े शख्सियतें हैं जो याद की जा सकती हैं, जिसमें ज्ञान चतुर्वेदी हैं, प्रेम जन्मेजय हैं, जी जी, हाँ हाँ, और हरीश आपके नवल जी हैं। हरीश हरीश नवल रावल जी जी हैं। हैं। नरेंद्र कोहली जी भी थे, नहीं, गुजर गए वो बिहार। तो गए गए, अब उनकी बात नहीं करो। जी जी जी, हाँ। उसके तो बाद सुभाष चंद्र जी हैं, हाँ हाँ, ललित ललित जी हैं, और आदित्य कई जी। लोग हैं। ये चार जी पांच जी जो शख्सियतें उभर रही हैं, जी इनको जी, हाँ लीडर बनाना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि हरिशंकर परसाई को कोई भूल जाएगा। आज भारतेंदु को कोई भूल गया क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतेंदु ही रहेंगे। लेकिन जी हाँ भारतेंदु के बाद गद्य कारकों में बहुत सारे लोग हैं हाँ। और और मुझे नाम लगता लिए है कि गए। वरना जो अगर अघो कहानी की बात करो और छोड़ दो कि भाई जी भारतेंदु ही कहानीकार थे, तो आज जी, की डेट में कमलेश्वर हैं, फलाने हैं, ढिमके हैं, जितने हम्म, कहानीकार हैं सब बेकार हो गए। तो ये जो नहीं तो, गतिशीलता होनी चाहिए व्यंग में, यही गतिशीलता नहीं है। जी हाँ, देखिए, मैं जो घोषित व्यंग्यकार हैं, जो मतलब व्यंग्यकार के रूप में जो जाने जाते हैं, जो अघोषित है मतलब व्यंग्यकार के रूप में नहीं जाने जाते हैं, उनकी रचनाओं में जो व्यंग्य है, अगर उसका सही मूल्यांकन किया जाए, तो मुझे लगता है कि आजकल जो लिख रहे हैं, उनकी तुलना में वो ज्यादा भारी पड़ेंगे। अभी मैंने आपको मैंने भेजा भी था, भगवती चरण वर्मा की कहानियों में व्यंग्य, और जी उसमें आप, अगर आपने देखा होगा, तो उसमें जो उनकी कहानियों जो व्यंग्य है, स्तब्ध करने वाला व्यंग्य है। और व्यंग्य के संदर्भ में कहा जाता है कि अगर पूरी रचना में से एक पंक्ति में भी व्यंग्य है, तो व्यंग्य हो जाता है। अगर भगवती चरण वर्मा की दो बाकी कहानी को लें, तो उसमें सिर्फ एक पंक्ति में मुला स्वांग खूब बड़ी हो, बस इसी एक पंक्ति में व्यंग्य है। और ऐसा लगता है जी कि पूरी रचना में, जैसे अंधकार रात्रि में अगर बिजली की एक चमक हो, तो पूरे वातावरण को, माने जगह को जो चमक एक प्रकाशित कर देता है। हाँ, तो एक जादू ही कर जाता वाक्य में, हाँ, तो एक ही जो है उसका पंक्ति जो है, वो पूरी रचना को व्यंग्यात्मक बना देती है। तो है। उनकी ठीक। बहुत सारी कहानियां हैं जिस पर कि इसका विचार होना चाहिए। और वो क्यों, प्रेमचंद की कहानियों में व्यंग्य खोजा जा सकता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी बहुत बड़े कहानीकार थे, लेकिन उनकी रचनाओं में भी काफी व्यंग्य है, अब उसका। हर कोई तो गुलेरी नहीं बन सकता। 4 कहानियां लिखी, उसमें से एक कहानी जो सबसे ऊपर आ गई, जी जी, हाँ। तो तो वो प्रसिद्ध हो गया। लेकिन उन्होंने उन्होंने व्यंग्य भी काफी लिखे हैं। जी कछुआ धर्म है उनका व्यंग्य, मारिस मोही कुठेहू कुठाऊं, इस तरह के, या जमुना वर्णन, उनके काफी अच्छे अच्छे व्यंग्य हैं। जी तो उनका मूल्यांकन, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में व्यंग्य है, काफी व्यंग्य लिखा उन्होंने। लेग स्तवराज उनका एक व्यंग्य है, जो मुक्तांचल का व्यंग्य विशेषतांक मैंने जो अतिथि संपादन किया जिसका, उसमें मैंने उसको शामिल किया है। तो ऐसे लोगों का व्यंग्य सामने आना चाहिए। आना केवल हम चाहिए। लोग, जी बिल्कुल, केवल दो चार लोगों को हम लोग पकड़े रहेंगे, तो व्यंग्य का कल्याण नहीं होने वाला है। और आज जो व्यंग्य लिखे जा रहे हैं, तो उसको, कि आपका जो रचना संसार है बड़ा व्यापक हो गया है, कई जी विधाओं पे काम कर रहे हो, तो जी, क्या उल्लेख करेंगे अपनी महत्वपूर्ण कृतियों का? सबसे पहले तो मैंने एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा, साठोत्तरी हिंदी कहानी में जनवादी चेतना। ये मेरी पहली कृति है। दूसरा लेख संग्रह है, समाज और संस्कृति की एकता, हिंदी एवं हिंदीतर भाषाओं की भूमिका। इसमें बहुत सारे लेख हैं। उसका फिर एक लेख संग्रह आया, हिंदी उपन्यास में किसान। असल में हिंदी उपन्यास में किसान पर एक पुस्तक लिखने की इच्छा थी, जी तो कुछ सामग्री कम पड़ गई, तो मैंने उसको एक लेख संग्रह के रूप में एक पुस्तक में शामिल कर लिया। लेकिन काफी बड़ा लेख है ये, करीब 40 पृष्ठों का लेख है ये। और उसके बाद एक अपनी गठरी नामक एक काव्य संकलन मेरी छपी। फिर जन्नत एवं अन्य कहानियां नामक एक कहानी संग्रह मेरा आया। फिर हिंदी समीक्षा का प्रपात, हिंदी समीक्षा की जो दशा और दुर्दशा है, उस पर मैंने एक बहुत लंबा निबंध लिखा और कई लेख उसमें हैं, तो वो पुस्तक आई। फिर समीक्षा संस्मरण यात्रा, इसमें समीक्षा भी है, यात्रा वृत्तांत भी है, संस्मरण भी है, और एक जीवनी भी है, एक क्रांतिकारी की जीवनी भी शामिल है। और एक चम्मच महिमा, एक व्यंग्य संग्रह मेरा आने वाला है। एक बार, हाँ हा बसंत नामक एक व्यंग्य संग्रह पहले आ चुका है मेरा, और चम्मच महिमा नामक व्यंग्य इसी माह मेरा छप जाएगा वो संग्रह।
और एक पश्चिम बंगाल की लोक कथा है, ये प्रभात पुस्तक प्रकाशन वाले ने छापी है, अभी हाल में ही ये पुस्तक आई है। उसने मुझे ये लिखने का दायित्व दिया था, क्योंकि मुझे बांग्ला का भी अच्छा ज्ञान है, इसलिए उन्होंने कहा था कि आप लिख सकेंगे, तो मैंने कहा हाँ लिख सकूंगा। तो वो दायित्व दिया था, किताब अभी आई है। और लघु कथा संग्रह एक तो छपने के लिए गई है, तो वो आ जाएगी। एक उपन्यास पर काम चल रहा है, और नाटक लिखने के बारे में तो सोचा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है नाटक लिख भी नहीं पाऊंगा, बहुत टेक्निकल चीज है और उतनी नाटक की तकनीक मुझे नहीं आती है। हाँ, तो थोड़ा अलग इस अलग तरह ढंग से इतनी लिखना लगभग मांगता है। जी जी हाँ, जिस तो मुझे जो चीज आता नहीं है उसको मैं हाथ नहीं देता हूँ जल्दी। तो ठीक इस तरह बात। से लगभग सभी विधाओं में जी मैंने लिखा है, या प्रयास में कर रहा हूँ। लिखा मतलब प्रयास किया है, अच्छा तो नहीं कहूंगा। इन किताबों में ऐसी कौन सी किताब है जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी है? देखिए, वैसे व्यंग में मेरी रुझान सबसे अच्छी है, लेकिन जन्नत एवं अन्य कहानियां, जो मेरा कहानी संकलन है जिसमें कि लगभग 16 कहानियां हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें एक कहानी है जन्नत कहानी, वो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें सांप्रदायिक सद्भाव की बात है, भाईचारा है, और जो सांप्रदायिक जो भावना है, उसके अंतराल में एक प्रेम का बीज पनप रहा है, एक मासूम प्रेम है। और इस कहानी की प्रशंसा ममता कालिया जी ने की है। मैंने उनको किताब वेरी दी थी, गुड। हमारे यहाँ आई थी वो, जी। मेदिनीपुर में किताब दी थी, तो उन्होंने प्रतिक्रिया में लिख कर दिया है कि ये कहानी बड़ी मासूम कहानी है और बहुत गहरे तक जो है ये कुरेदती है, उन्हें अंतर मन तक जाती है। तो मुझे भी ये कहानी बहुत पसंद है, जन्नत कहानी। और इसको भाषा पत्रिका ने भी छापा है, और कई पत्रिकाओं ने इसको प्रकाशित किया है। तो हालांकि व्यंग्य लेखन में मेरी रुझान अधिक है, रुचि भी अधिक है, तो लेकिन वो जन्नत वाली जो है कहानी संकलन मेरा जो है वो बहुत पसंद मुझे है। बहुत खूब। जब आप व्यंग लिखते हैं तो व्यंग के लिए विषय वस्तु कहाँ से आप प्राप्त करते हैं या कैसे प्रभावित होते हैं कि इस पर व्यंग लिखा जाए? देखिए, ऐसा है कि मेरी कोई रचना प्रक्रिया नहीं है। जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, अ, उन्हें मैं हृदयंगम करता हूँ, जी। कभी कभी नोट भी करता जाता हूँ, और अनुभवों में बहुत सारी को मैं बहुत अधिक महत्व देता हूँ। उसका विश्लेषण करता हूँ, जांचता हूँ, परखता हूँ। अ, जो काम अनुभव के जो काम होते हैं, उन कामों को जो है महत्व देते हुए महत्व देता हूँ, जो आगे चलकर जो है मेरी रचना का रूप ले लेते हैं। तो इस तरह से मेरा मुख्य विषय समाज है, समाज की विसंगतियां हैं, समाज की जो कुरूपताएं हैं, जो असंगतियां या विडंबनाएं हैं, उसको मैं अधिक देखता हूँ, और उसको मैं जो है अपनी रचना में शामिल करता हूँ। तो क्या ये कह सकते हैं कि आपकी रचना सामाजिक परिवेश में होने वाली संगतियों और विसंगतियों का दर्पण है? बिल्कुल, जीवन में जो घटित होता है,
व्यक्तिगत रूप से भी अनेक घटनाएं मैं देखता हूँ। उन घटनाओं में जो अंतर्विरोध होते हैं, जो अंतर्द्वंद्व होते हैं, जो आकांक्षाएं होती हैं, उसकी जो अच्छाइयां होती हैं, बुराइयां होती हैं, वे सब चीजें सभी लेखकों को, मुझे क्यों, सभी लेखकों को प्रभावित करती हैं। घटनाएं लेखक की चेतना को उज्ज्वलित करती हैं, और जी। ये घटनाएं जो है स्वयं में मूल्यवान नहीं होती अगर जो है ये लेखक के अनुभव का हिस्सा ना हो। यानी ये घटनाएं लेखक के अनुभव के भी हिस्सा हो तो ज्यादा प्रभावित करती हैं, और घटना संवेदना को जगाती है, लेखक की संवेदना को ये घटनाएं जगाती हैं। ये संवेदना ही ज्ञान के साथ मिलकर साहित्य के रूप में परिणत हो जाती हैं। तो जरूरत है अनुभव की और जरूरत है ज्ञान की। ये दोनों चीजें जब होती हैं तब वो संवेदनात्मक रूप में वो जो है रचना के धरातल पर आती है। कहानी आदि में जो पात्र आप सिलेक्ट करते हैं उसमें से कितने वास्तविक होते हैं? सभी। मैं काल्पनिक पात्रों का सृजन नहीं करता। सभी वास्तविक होते हैं, तब है कि उसका थोड़ा रूप रंग में बदल देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4 पात्रों को एक पात्र के रूप में रूपायित करता हूँ। अच्छा। किसी से कुछ गुण लिया, किसी से कुछ लिया, मतलब किसी का कुछ आचरण को लिया, किसी कुछ आचरण को लिया, तो इन 3-4 आचरणों को या गुणों को, विशेषताओं को मिलाकर एक व्यक्ति के रूप में मैं उसे रूपायित कर देता हूँ। ऐसा भी काम करता हूँ, लेकिन कोई भी काल्पनिक बिल्कुल नहीं है काल्पनिक या नहीं। वायवी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यंग लिखते समय आप कौन कौन से एलिमेंट्स का विशेष ध्यान रखते हैं? कौन कौन सी चीजें आपको लगती है कि वो जरूर उभर के आनी चाहिए? सामाजिक विसंगतियां और व्यक्तिगत आचरण। मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा। एक बहुत बड़े लेखक हैं, वो अपने आप को व्यंग्यकार भी बहुत बहुत मानते हैं। तो एक बार एक विश्वविद्यालय में एक सेमिनार होने वाला था, जी। और सेमिनार में वो सज्जन आए थे, वो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, और उसी शहर से एक कॉलेज के शिक्षक भी उसी सेमिनार में आए थे। वो अपनी कार से आए थे, और वो जो विश्वविद्यालय के शिक्षक थे, कॉलेज के शिक्षक, तो उस शिक्षक को थोड़ा हे दृष्टि से देखते थे। ये पता नहीं क्यों विश्वविद्यालय के शिक्षक में एक अहमन्यता होती है कि मैं उनसे बड़ा हूँ। कॉलेज के शिक्षक भी तो प्राध्यापक हैं, लेकिन कॉलेज के शिक्षक से अपने आप को वो ज्यादा ऊंचा समझते थे। जब वो लौटने लगे तो कॉलेज के शिक्षक ने कहा, उनसे आग्रह किया कि आपकी गाड़ी में मैं भी चलाया तो आप ही के शहर का तो हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, जबकि गाड़ी में जगह थी उन्होंने नहीं लिया उनको। बाद में कुछ ऐसा हुआ, ऐसा चक्र चला कि कॉलेज का वो शिक्षक एक विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष बन गया। और उन्होंने जब अपने यहाँ सेमिनार करवाया तो वो सज्जन भी आए, जो विश्वविद्यालय के थे, प्रोफेसर जो थे, वो आए। और न केवल आए बल्कि उस कॉलेज के शिक्षक को, जिसको हे दृष्टि से देखते, जो प्रोफेसर बन गया, उनके गर्दन में हाथ रखकर बहुत घुट-घुट कर उससे बात करने लगे। तो ये व्यंग्य के पात्र हैं मेरी दृष्टि से। तो मैं ठीक ऐसे है। पात्रों को चुनता हूँ, जो व्यंग्य के पात्र हैं वैसे लोगों को मैं चुनता हूँ, और उनके आचरणों को मैं जो अपनी रचनाओं में जो है मैं रेखांकित करता हूँ, उसको उद्घाटित करता हूँ। तो ये लोग समाज के ही लोग हैं, अपने आप को व्यंग्यकार समझते हैं, बहुत बड़ा लेखक समझते हैं, लेकिन स्वयं व्यंग्य के पात्र हैं। तो ऐसे पात्रों को उद्घाटन करना सही है, मेरा वेरी इंटरेस्टिंग। आजकल लेखक इतना सारा लिख रहे हैं, जैसे वो विस्फोट, लेखन विस्फोट हो गया हो, जी जी जी। लेकिन पाठकों का जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्या रीजन लगता है आपको? सच तो यह है कि इसका पहला कारण जो मुझे लगता है कि आज जो लिखा जा रहा है, इसमें पहला प्रश्न ये उठता है कि लिखा क्या जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ईमानदारी की बात करें, जो आज का अधिकांश लेखन जो है कूड़ा है, एकदम कूड़ा कचरा है। और सोशल मीडिया ने तो कहिए तो एक तरह से कूड़ा फैलाने का बहुत बड़ा काम किया है। हाँ, पहले पढ़ने लिखने की संस्कृति थी। हम लोग पुस्तकालय में जाते थे, वाचनालय में जाते थे, और जब हम लोग कॉलेज में जब क्लास करते थे या विश्वविद्यालय में क्लास करते थे तो लीजर पीरियड में गपशप न करके पुस्तकालय चले जाते थे। लेकिन आज ये पढ़ने लिखने की संस्कृति नहीं है, और सोशल मीडिया के कारण तो उसका अभाव और ज्यादा दिख रहा है। तो इस कारण जो है लेखन जो जिस स्तर का आना चाहिए था, उस स्तर का नहीं आ पा रहा है। हम कुछ लोग तो बढ़िया लिख रहे हैं, सब नहीं लिख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो लेखन है उसका स्तर जो है बहुत गिर गया है। जी। ऐसा नहीं, लेखन का पाठकों का भी स्तर गिरा है, तो उस हिसाब से लेखक का भी स्तर गिरा है। लेखन कार्य में जो विस्तार आया है
जी जी उसमें हाँ। डिजिटल ईरा का डिजिटल युग का क्या आपको योगदान लगता है, और भविष्य में क्या ये डिजिटल युग जो है ना वो प्रोमिनेंस में आ जाएगा, या कैसे, क्या लगता है आपको? देखिए डिजिटल जो कार्य हो रहे हैं उसका एक महत्व तो है ही। अगर ये डिजिटल नहीं होता, ये तकनीक नहीं आई होती, तो आज हम आप इस तरह बात नहीं कर रहे होते। या जो परफेक्ट। गोष्ठियां हो रही हैं, अ, जो संगोष्ठियां या जो कुछ हो रहा है, अभी जी जैसे कोरोना महामारी आई, अगर ये डिजिटल ये तकनीक नहीं आई होती, तो जो भी क्लास हो रहे हैं विद्यार्थी इससे भी वंचित हो जाते, या साहित्य के जो आयोजन हो रहे हैं वो आयोजन से लोग वंचित हो जाते। इसलिए जी। इसका एक महत्व है, एक पक्ष इसका है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी ये है कि इसने व्यक्ति को जो है कह सकते हैं कि स्वकेंद्रित कर दिया है, वो घर में रहने के लिए विवश कर दिया है। जो बाहर जाके मिलने जुलने का जो एक लाभ था संगोष्ठियों में या क्लास में जो विद्यार्थी जाते थे, जो वो फिजिकली समाप्त उपस्थित हो होते गया। थे, वो समाप्त होता जा रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि डिजिटल ये युग जो है बहुत ज्यादा आगे जाके उपयोगी होगा। क्या रूप लेगा पता नहीं, लेकिन एक बात तो है कि जब तक आदमी रहेगा तब तक साहित्य भी रहेगा। युग बदलने से साहित्य की धारा एवं उसका स्वरूप अवश्य बदल जाएगा, बदल सकता है, परंतु साहित्य मरता नहीं हो, मरेगा भी नहीं। तो चाहे वो डिजिटल युग हो ना हो, साहित्य तो रहेगा ही, ये बचा रहेगा। आपको लगता है उस साहित्य का विकास होगा? अगर केवल डिजिटल में रह जाएं तो शायद उतना विकास ना हो पाए, लेकिन डिजिटल के साथ साथ समानांतर रूप में जो प्रिंट साहित्य है उसका भी विकास होता रहे, तब तो साहित्य का विकास होगा ही, और हो ही रहा है। और काफी अच्छे साहित्यकार आ रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। ये अलग बात है कि बहुत साहित्य पूरा जरूर है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग लिख रहे हैं। जब मैं एक शोध कर रहा था, जब मैंने हिंदी कहानी में शोध किया है, तो मैंने शोध किया था तो उस समय सारिका नामक एक पत्रिका निकलती थी। जी। तो उसमें एक आंकड़ा आया था कि 1974 और 75 में लगभग 1000 कहानियां छपी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था, 1000 कहानियां छपी हैं हिंदी में एक साल में। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि एक महीने में 1000 से अधिक कहानियां छप जाती हैं। हाँ, तो लोग बड़ी तेजी से लिख रहे हैं और हाँ फेसबुक पर उस पे हाँ डाल जी रहे हैं, इंस्टाग्राम पे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत लेखन में तेजी तो आई है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ी है, तब इधर क्वालिटी नहीं बढ़ी है। साहब इधर एक ट्रेंड आया है कि पत्रकार साहित्यकार बन रहे हैं, तो आपको क्या जी लगता जी है कि पत्रकारिता और साहित्यकारिता में दोनों में क्या अंतर संबंध है, और क्या एक अच्छा पत्रकार अच्छा साहित्यकार भी बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि प्रेमचंद ने भी तो पत्रकारिता की थी, और जो है अच्छे साहित्यकार भी थे। तो पत्रकार भी तो बुद्धिजीवी होता है, और साहित्यकार भी बुद्धिजीवी होता है। अब है कि दोनों का अपना अपना क्षेत्र है। अब साहित्य को पत्रकारिता में घुसा दें या पत्रकारिता को साहित्य में ले आवे। हालांकि कुछ उपन्यास इधर आए हैं जिसमें पत्रकारिता की ऐसा लगता है कि वो पत्रकारिता ही हो, साहित्य नहीं है। तो ऐसा नहीं होना, एक सामंजस्य होना चाहिए। बिना हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी सौंदर्य को सामंजस्य में माना है। सौंदर्य की एक्चुअली परिभाषा, हाँ, पत्रकारिता दोनों। से प्रभावित होने पर आपका जो लेखन है वो वर्णनात्मक ज्यादा हो जाता है, जी बिल्कुल बिल्कुल जबकि वो शुद्ध वर्णनात्मक। साहित्यकार होगा तो वर्णनात्मकता तो होगी, लेकिन उसमें चित्रात्मकता भी होगी और कई बार जी हाँ उपचारात्मक जी जी हाँ जी लेखन भी मिलेगा। हाँ हाँ, वो तो है तो ही। उसमें सपाटपन ज्यादा आ जाता है, जी और सपाट सपाट बयानी आ जाती है। तो जी। साहित्य वहां पर थोड़ा सा कमजोर जरूर हो जाता है। साहित्य के लिए जरूरी है कि उसमें थोड़ा सौंदर्य भी हो, और ये सौंदर्य पत्रकारिता में नहीं आ पाता, वहाँ आंकड़े होते हैं। तो आंकड़े से तो सौंदर्य नहीं आ पाता है ना। देश तो विदेश में जो साहित्य सृजन हो रहा है जी प्रवासी भारतीयों के द्वारा, हम्म। इसका साहित्य में क्या योगदान आप समझते हैं? अब मुझे अगर क्षमा करें तो मैं एक बात बताऊं कि प्रवासी साहित्य से मुझे कहने से मुझे आपत्ति है। मुझे लगता है कि प्रवासी साहित्य कहने की अपेक्षा प्रवासी साहित्यकारों का साहित्य कहना ज्यादा उचित होता होगा, अच्छा। क्योंकि साहित्य प्रवासी नहीं होता है। हाँ, साहित्यकार भले प्रवासी हो। और जैसे अब निर्मल वर्मा जी को लें, वो अनेक वर्षों तक विदेश में रहे, लंदन में रहे, और उनका साहित्य जो विदेशी पृष्ठभूमि पर वहाँ के अनुभवों पर रचित है, लेकिन उनको तो कोई प्रवासी साहित्यकार नहीं कहता है।
जी और इसके ठीक विपरीत मान लीजिए विदेश का कोई व्यक्ति भारतवर्ष में 5 साल 10 साल रह जाए और भारत की पृष्ठभूमि में अगर वह रचना करे तो उसको उस साहित्य को क्या कहेंगे? उसको तो हम ना तो प्रवासी कहेंगे, नहीं कहेंगे कोई किसी हालत में। इसलिए हम साहित्य को साहित्य ही कहें। हाँ, प्रवासी लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो अब जैसे प्रवासी साहित्यकारों में रामदेव धुरंधर जी अभी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा तेजेंद्र शर्मा जी हैं, सुषम वेदी जी हैं, नीना पॉल जी हैं, सुधाम ढिंगरा जी हैं, उषा राजेश सक्सेना है, दिव्या माथुर है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो लिख रहे हैं और बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। लेकिन ये तो हिंदी में लिख रहे हैं, अगर तो इनका साहित्य हिंदी का हो, अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो इनका साहित्य अंग्रेजी में हो, बांग्ला में लिख रहे हो तो इनका साहित्य बांग्ला में हो। उनको हम क्यों कहेंगे कि प्रवासी साहित्य है? कोई हिंदी का है, भले वो प्रवासी लेखक जो है प्रवासी हो। इसलिए मुझे इस शब्द से ही आपत्ति है, थोड़ी सी प्रवासी साहित्य पद से। तो लेकिन जो भी लिख रहे हैं अभी वर्तमान में, कुछ पहले जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था प्रवासी साहित्यकारों को, लेकिन अभी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और हिंदी में मैं समझता हूँ कि पाठ्यक्रम में भी, एमए के पाठ्यक्रम में भी इनके साहित्य को स्थान दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये लोग अच्छा भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लिख रहे हैं। ये अच्छा लिखा है, बहुत समृद्ध किया। जी हाँ, इन लोगों ने हिंदी साहित्य को काफी समृद्ध किया है। इनको तो बधाई, इनको साधुवाद जाना ही चाहिए। तो ठीक है, लोग अच्छा लिख रहे हैं। व्यंग्य की उत्पत्ति आप सटायर से मानते हैं या संस्कृत की वक्रोक्ति से? व्यंग्य ध्वनि तो साहित्य में है ही। अभिव्यंजना लक्षण और व्यंजना में से व्यंजना से जो ध्वनि निकलती है वही असल में व्यंग्य है। अब ये बात अलग है कि जिसको आज की समय में हम लोग व्यंग्य कहते हैं, उसमें कटाक्ष होते हैं, तो उसमें तंज होते हैं। लेकिन बिना तंज के भी अच्छा व्यंग्य लिखा जा सकता है। ये परसाई जी ने लिखा है, चेखव ने भी लिखा है। परसाई जी ने एक उदाहरण दिया है, उनका निंदा रस नामक एक शायद निंदा रस में ही उन्होंने चेखव की कहानी का उदाहरण दिया है। अब देखें कितना सरल भाषा में, उसमें कोई तंज नहीं है, कोई कटाक्ष नहीं है, कोई सटायर नहीं है, लेकिन व्यंग्य किस प्रकार उभरता है। उसमें एक महिला जो है अपने पति को एक किसी दूसरे महिला के दूसरी महिला के पति के संबंध में कहती है कि देखो उसका पति जो है कितना बेईमान है, बेईमानी के रास्ते से वो रुपया कमाता है, वो धनी आदमी बन गया है बेईमानी के रास्ते से। अगर मैं उसकी जगह होती, उस महिला की जगह होती, तो मैं उससे तलाक दे देती। तो उसका पति तब रहस्य खोलता है कि मैंने भी जो रुपये कमाए वो बेईमानी से कमाए हैं। अब प्रश्न करता है क्या वो उसको तलाक दे देती है? और महिला उसको उत्तर मिलता है कि नहीं, वो दूसरे कमरे में चली जाती। तो देखिए यहाँ कहीं कोई व्यंग्य तंज नहीं है। ये कितना बड़ा व्यंग्य है इसमें। ये चेखव का व्यंग्य है जो कि परसाई जी ने उद्धृत किया है। तो इस तरह से बिना सटायर के भी व्यंग्य हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि व्यंग्य में व्यंग्य ध्वनि का होना जरूरी है, ठीक वो बात, ध्वनि निकलनी चाहिए। हाँ ठीक बात है, टेनर होना चाहिए। जी 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 तो टोन होना और टेनर होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंत में आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछता हूँ जी कि लेखन कार्य के अलावा आपकी क्या क्या हॉबी हैं, अभिरुचियां? लेखन के अलावा पढ़ना मेरी बड़ी सबसे बड़ी हॉबी है, और घूमना, जगह जगह देश विदेश घूमना। विदेश तो नहीं जा सका, 3 जगह गया हूँ, मॉरिशस गया, नेपाल गया, भूटान गया, और जगह नहीं जा पाया। और इसके अलावा हॉबी क्रिकेट में है, लेकिन क्रिकेट देखने में, मैंने कमेंट्री सुनने और क्रिकेट देखने में, खेलने में नहीं है, इसलिए क्योंकि खेलना मैं जानता नहीं हूँ। तो मैं क्रिकेट में बड़ी रुचि है मेरी। खेलों में जितने भी खेल है उसमें क्रिकेट में रुचि है मेरी। और संगीत सुनना मुझे अच्छा लगता है। तो विशेषकर शास्त्रीय संगीत, या कह सकते हैं कि जो सुगम संगीत जो है, शास्त्रीय संगीत भी अच्छे लगते हैं, सुगम संगीत भी। फिल्मी गाने भी मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे मुकेश को मैं बहुत। और अंत में नवोदित लेखकों और रचनाकारों के लिए आप क्या संदेश देना पसंद करेंगे? जो नवोदित लेखक हैं उनमें क्रिकेट होता है ना, उसकी तरह जो है तुरंत बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं। इसके कारण उनके साहित्य में गांधीर्य एवं गहराई की कमी दिखाई पड़ रही है। तो मैं तो उनको यही कहना चाहूंगा कि जिस विषय को पर वो लिखना चाहते हैं, उससे संबंधित बड़े लेखकों को, अपने पूर्व के बड़े लेखक है उसको पढ़ें। और दूसरी बात यह है कि उनको सदा ये बात याद रखनी होगी कि कम लिखकर भी बड़ा हुआ जा सकता है।
गुलेरी जी इसके उदाहरण है। उन्होंने 3 या 4 कहानियां लिखी और एक ही कहानी के कारण अमर हो गए। तो बहुत अधिक लिखकर ही कोई बड़ा हो सकता है, इसको मैं नहीं मानता हूँ। ठीक बात है, ये जरूरी नहीं वो है। कम लिखकर कम कई बार आपकी पहली वो किताब ही आपको जी इतनी प्रशंसा दिला देती है, इतना रिकॉग्निशन दिला देती है जिसे कोई ज्यादा नहीं। जी और कई बार जी 150 हाँ जी हाँ किताबें लिख करके भी अशोक लाल साहब को कुछ नहीं, जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा आपने। या 100 किताबों से अधिक लिखने के बाद में भी उद्भ्रांत जी हम्म, को कोई नहीं पूछता। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात, हाँ। तो ये तो थोड़ा सा ये भी होता जी हाँ हाँ, वो तो है वही ना। बात है जी। ना आपने पिछले कहीं कहीं कहा था एक ऐसी संगोष्ठी में कि पुरस्कार जो है वो पराक्रम से ही परिक्रमा से मिलते हैं। यस, तो मेंटेन। आजकल, हाँ आजकल लोग परिक्रमा ही अधिक करते हैं। इसलिए मैंने, आपने जब मुझे पूछा था, मैंने लिखा था कि मेरे कोई उल्लेखनीय सम्मान नहीं, क्योंकि मैंने कहीं परिक्रमा ही नहीं की। परिक्रमा तो परिक्रमा करता तो शायद सम्मान मिलता मुझे, तो जी, ऐसा कोई सम्मान मुझे नहीं मिला है। तो मैं खुश हूँ, इसमें संतुष्ट हूँ मैं कि लोग मुझे मेरे काम से जाने, मेरे सम्मान से ना जाने। कबीर को भी नहीं मिला था सर, बिल्कुल किसी को भी नहीं मिला था, और तुलसीदास तक को तुलसीदास नहीं को मिला। भी का बड़ा विरोध जी हुआ था। जी जी हाँ जी बिल्कुल। लेकिन आज सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक अगर कोई कहे तो रामचरितमानस है। हाँ हाँ विभिन्न बिल्कुल रूपों में हर घर में जी पाई जाती है, दो दो चार हाँ। चार। प्रेमचंद को भी नहीं मिला, उनके समय में सबसे बड़ा पुरस्कार था मंगला प्रसाद प्रसाद पारितोषिक, जो प्रेमचंद को भी नहीं मिला था। तो प्रेमचंद आज सबसे अधिक पढ़े जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आप पढ़े जाते हो। जी हम्म। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम सभा समाप्त करते हैं। यदि आप कुछ जी और कहना चाहें तो मैं ये कह सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छी परंपरा की शुरुआत की है, इसको बनाए रखिए, क्योंकि हिंदी में मैंने नहीं देख रहा हूँ कि आपके जैसा उदार, क्योंकि कहना नहीं चाहिए कि लोगों में अहंकार अधिक आ गया है। और जो लेखक लिख रहे हैं, चाहे वो व्यंग्य लेखक हों या जो भी लेखक हों, इनमें जो है कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए। तो उदारता की बड़ी कमी है। आप में मैंने उदारता देखी। और आप मूल रूप से तो आप साहित्यकार हैं नहीं, लेकिन साहित्य की रचनाएं आपने काफी की हैं। मूल रूप से तो आप एडवोकेट हैं। और उल्टा बोलिए साहब। हाँ। मूल रूप से मैं साहित्यकार हूँ, लेकिन अध्यवसाय अच्छा से अच्छा एडवोकेट हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लेकिन वो जो साहित्यकारों में जो जो फिर ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, उनमें जो अहंकार आता है वो आप में नहीं आया। ये नहीं, उदारता है, उदारता। वो तो आपको रामचरितमानस में एक जगह लिखा है, क्षुद्र नदी भर चली उपराई, जस जी जी थोरे उधन खल बोराई। तो जी वो जी हाँ जो छोटी नदी होती है वही वही अपने कूल किनारे तोड़ के चलती है। जो बड़ी नदी जी होती है वो कभी ऐसे नहीं करते, जी बिल्कुल बिल्कुल। कूल किनारों के साथ ही बहती है। हाँ हाँ। तो अब वो तो ठीक है। बहुत से लोग जो है ना, खाली रचना धर्मी होने की जगह वो सम्मान धर्मी या पुरस्कार धर्मी है। कुछ जी लोग जी अपनी रचना को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं कि वो ऊपर उठे, वो खुद को हम्म, उठाना चाहते हैं। जी जी वो बिल्कुल अलग बिल्कुल। अलग प्रकार के जीव हैं। अब ठीक है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्वलीन करता। जी जी हाँ हाँ जी जी। तो आपने जो ये परंपरा शुरू की है, इसको बनाए रखिए, इससे लोगों का कल्याण कोशिश होगा। यही है, आप सब लोगों का सहयोग रहेगा कि जी जी परंपरा जी चलती रहेगी। जी हाँ हाँ, बहुत अच्छा आपने शुरू किया काम। मैं समझता हूँ हिंदी में ये साला पहला काम है, और मैंने कभी तक देखा नहीं सुना। आपने जो शुरू किया है, बहुत बढ़िया काम किया आपने। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपको नमस्कार, बहुत बधाई बहुत आपको। आभार सर, बहुत बहुत आभार।